बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। और मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था कि जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में देखो जीआई हो रहा है या ओआई। अगर जीआई हो रहा है तो जीआई वाला फॉर्मूला लगा दो, और अगर ओआई हो रहा है तो ओआई वाला फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट वो आपको आंसर दे देगा। क्लियर है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि एक चीज तो जरूर याद रखिएगा कि अगर दो कायरल सेंटर हो और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो उसके टोटल 3 फॉर्म बनते हैं, और 3 फॉर्म में एक मीजो होता है और 2 ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इतना बात आपको बताए थे, ये एकदम याद रखिएगा। ये आगे सवाल अभी हम लोग करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं। अगला जो हम लोग बात पढ़ने वाले हैं वो ये है एमीन पिरामिडल इन्वर्जन। एमीन पिरामिडल इन्वर्जन, ठीक है। एमीन पिरामिडल इन्वर्जन है क्या कि all amines and carb anions undergoes flipping process to increase their stability। क्लियर है। जितने भी एमीन्स होते हैं जो कार्बन आयन होता है वो फ्लिपिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कराता है। अब बात आएगी कि सर ये फ्लिपिंग प्रोसेस है क्या, तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या है इसका मतलब समझिएगा। जैसे बाबू मान लो कि यहाँ पे एक एन ले लिए, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक आर मान लो, यहाँ पे एक एच मान लो, और यहाँ पे एक डी मान लो। ओके सर, ध्यान दीजिएगा। इसका के इक्विलिब्रियम जो होता है बाबू लोग 1 होता है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, 1 होता है। क्या कहने का मतलब है सर, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। ध्यान दो इधर। जैसे देखो यार, ये है आपका कुछ इस तरह का सिचुएशन, ध्यान दो। ये है आर, ये है एच, ये है डी, और यहां पे एक है लोन पेयर। समझ में आ रही बात, ये वाली सिचुएशन। अब होता क्या है कि ये जो लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर क्या करता है, ये पूरा बॉन्ड धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और ये लोन पेयर जो है वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। इसी को अपन फ्लिपिंग प्रोसेस। पहले सिचुएशन कैसा था बच्चों, ऐसा था, यहाँ पे लोन पेयर था। अब सिचुएशन क्या होगा, ये पूरा पलटा मार गया और लोन पेयर कहाँ आ गया, नीचे हो गया। तो ये रैपिड ऑसिलेशन होता है। ये ऐसे 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 जो होता है, ये एक दूसरे में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है। तो आप कहोगे सर इसी प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, फ्लिपिंग प्रोसेस। अब समझना यहाँ पे ध्यान से। अगर इस नाइट्रोजन एटम को देखा जाए बाबू लोग, तो आप कहोगे सर ये जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, कायरल है या नहीं है। देख के बताइए आप लोग, कायरल है या नहीं है, अच्छे से देख के बताओ और आंसर करो, क्योंकि अब तो खत्म होने वाला, अब तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या है ये, कायरल है या नहीं है, ये पहले बताओ। नाइट्रोजन एटम कायरल है या नहीं। अरे कायरल कैसे देखते थे, नहीं बताए हैं जी। पढ़ाई नहीं करो, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत है भाई, सिलेबस निकलते चलेगा, पीछे हटते चले जाओगे, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। यस कायरल है, बिल्कुल है, ध्यान दो। क्यों सर, आर अलग है, एच अलग है, डी अलग है, और ये लोन पेयर अलग अलग है, मतलब ये नाइट्रोजन क्या है, कायरल है। क्लियर हो गया, ओके सर। अगर ये नाइट्रोजन कायरल है बच्चों, तो आपको मैंने बताया था कि सिंगल कायरल सेंटर वाला जो एटम होता है वो हमेशा ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है कि नहीं। अगर एक कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आप कहोगे कि सर यहां पे नाइट्रोजन तो कायरल है, अगर ये नाइट्रोजन कायरल है तो इसको ऑप्टिकली क्या होना चाहिए बच्चों, एक्टिव होना चाहिए कि नहीं।
लेकिन होता क्या है, जब ये फ्लिप करेगा तो ये पूरा सिस्टम ऊपर चला जाएगा। जैसे ही पूरा सिस्टम ऊपर गया, ये लोन पेयर नीचे आ गया, ठीक है ना, ये आपका यहां आर आ गया। एक मिनट, ये पूरा सिस्टम पलट गया, ये आपका आर आ गया, यहां पे आपका एच आ गया और यहां पे आपका डी आ गया। क्लियर हो गया, पूरा एकदम फ्लिप कर गया। जब ये बना तब ध्यान से देखना बाबू, जब इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट कर दें, क्या करें, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें। जैसे 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, देखो जी होगा क्या, एन जो है वो लोन पेयर ऊपर चला जाएगा। ओके सर, ये आर जो है क्या होगा, इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये डी आ जाएगा इधर, ध्यान दो, ये डी इधर आ जाएगा, ये एच इधर हो जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा। 180 डिग्री से हम जब रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। क्लियर है सर? ओके सर। अब अगर यहाँ पे एक हम मिरर लगा दें बाबू लोग, आपको नहीं लग रहा ये और ये मिरर इमेज है, हाँ या ना? क्लियर है? तो जब ये फ्लिप किया तो फ्लिप करने के बाद जो हम देख रहे हैं कि जो बन रहा है वो आपस में एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। और आप जानते हो एक कायरल कार्बन है, एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर का मिरर इमेज क्या होता है बच्चों, एनेंशियोमर होता है। लेकिन ये जो बनेगा ये भी क्या बनेगा, 50% बनेगा और ये भी क्या बनेगा, 50%। तो अगर एनेंशियोमर 50-50% हो तो मिलके क्या बना देता है बाबू लोग, रेसमिक मिक्सचर। क्या बना देता है, रेसमिक मिक्सचर। और आप जानते हो कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है बाबू लोग ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है? सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बात समझ में आई? कहने का क्या मतलब हुआ? तो ये जो फ्लिपिंग प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, ये फ्लिपिंग प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है लोन पेयर, ठीक है ना। अब यही सवाल दे देगा आपसे और बोलेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आप ये जो दिया हुआ उसको बोलोगे कि सर कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, ड्यू टू एमीन पिरामिडल इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है सबको? ड्यू टू एमीन पिरामिडल इन्वर्जन। एमीन पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से ये रेसमिक मिक्सचर में पाया जाता है। और हम जानते हैं कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। जैसे अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लिपिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, लोन पेयर है। लोन पेयर अगर रहा तो फ्लिपिंग प्रोसेस होगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो फ्लिपिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो लोन पेयर रहा और अगर फ्लिपिंग हो रहा है तो फ्लिपिंग होने के बाद ये रेसमिक मिक्सचर में पाया जाएगा और ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। चलो ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हमने आपको कुछ इस तरह से दे दिया, एन MEET। आपसे मैं कह रहा हूं भाई बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? आप कहोगे सर यहां पे लोन पेयर है, बिल्कुल है सर। लोन पेयर होने के बाद आप जानते हो ये कहां जाएगा, अंडरगोइंग फ्लिपिंग प्रोसेस। आप कहोगे सर ये अलग ये अलग ये अलग, ऑल्दो इट इज कायरल सेंटर, कायरल सेंटर है, लेकिन चूंकि ये एमीन है और लोन पेयर है तो इसमें क्या होगा, फ्लिपिंग प्रोसेस होगा। और फ्लिपिंग प्रोसेस होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होकर के ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो क्या हर एक कायरल सेंटर जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? नहीं सर, ये भी तो कायरल सेंटर है लेकिन ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। ऑल कायरल सेंटर, जैसे स्टेटमेंट दे देगा ऑल कायरल सेंटर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपको कहे सर फॉल्स है, यहां भी तो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ड्यू टू एमीन पिरामिडल इन्वर्जन। साथ साथ में बाबू लोग गौर से देखो, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में भी है, और अगर रेजोनेंस में गया तो आप जानते हो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल से अकायरल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कायरल से क्या हो जाएगा, अकायरल। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, एक देते हैं क्या, रेजोनेंस, और साथ साथ में एमीन पिरामिडल इन्वर्जन। क्लियर है? ओके सर। अब मान लो कि मैंने आपको इस तरह से किया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? आप कहोगे कि सर लोन पेयर तो है नहीं,
ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, सभी ग्रुपिंग्स अलग है, लोन पेयर है नहीं, फ्लिपिंग होगा नहीं, आप कहोगे सर ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। क्योंकि एक कायरल सेंटर, एकदम ये दिमाग में डाल लीजिए कि एक कायरल सेंटर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्सेप्ट एमीन पिरामिडल इन्वर्जन। समझ में आ रहा बात? एक कायरल सेंटर, हम जैसे तुमको ये लिख दें, एक कायरल सेंटर का लिख दें, जैसे यहाँ पे एक कायरल एटम है ना जी, एक कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट पिरामिडल इन्वर्जन। समझ में आ रहा? एमीन पिरामिडल इन्वर्जन, क्लियर है? तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब देखना, मान लो कि अगला मैं तुमको ऐसे लिख दूं, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तब आप कहोगे सर लोन पेयर एच अलग अलग, इधर भी ग्रुपिंग अलग, इधर भी ग्रुपिंग अलग, ये तो कायरल एटम है। अब कायरल एटम होने के साथ साथ क्या है, लोन पेयर है, तो अगर लोन पेयर रहेगा तो फ्लिपिंग प्रोसेस होगा, और अगर फ्लिपिंग प्रोसेस हुआ तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि रिंग सिस्टम में कभी भी फ्लिपिंग प्रोसेस नहीं होता है। आप कहोगे सर इन रिंग सिस्टम नो फ्लिपिंग, नो फ्लिपिंग, अगर फ्लिपिंग नहीं होगा हेंस ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया बात? तो ये तो होना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, क्योंकि लोन पेयर है, फ्लिपिंग होगा। लेकिन ये जब रिंग सिस्टम रहता है ना बच्चों, तो रिंग सिस्टम में कभी भी फ्लिपिंग प्रोसेस नहीं होता है। साइक्लिक कंस्टेंट में कभी भी फ्लिपिंग प्रोसेस नहीं होता है, और अगर फ्लिपिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप कहोगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? अब किसी को डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो बाबू लोग, तुम लोग को हम एक बात साफ साफ बताते हैं, ठीक है ना, मेडिकल में रिजल्ट लेना बहुत आसान है, बशर्ते आपको तरीके से काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवांस बन रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज बन रहे हो, जिंदगी में कहीं रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा बच्चा को देखे, जो तेज बना है वो गया है भितरामपुर, समझा? इसीलिए एकदम टू द पॉइंट बेसिक चीज़ों को जानिए, और बेसिक चीज़ों को पकड़ के आगे बढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि हाई फाई प्रॉब्लम बनाएंगे तभी मेरा मेडिकल में सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं, एकदम बेसिक एनसीईआरटी पूछ रहा है। एनसीईआरटी देखो, करो क्या ना, कॉपी में तो मैं ज़्यादा पढ़ाया हूँ, तो आप करो क्या, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में जो चीज़ है वो चीज़ से कॉपी से पढ़ लो, क्योंकि कॉपी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। समझ में आ रही बात? और वहीं से पूछेगा, उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, औकात ही नहीं है बाहर जाने का नीट का। समझ में आ रहा बात? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? ओके सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं बाबू लोग कुछ। कैलकुलेट द पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, सवाल कैसे पूछेगा वो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। पूछेगा क्या कि कोई कंपाउंड दे देगा, अब बोलेगा कि बताइए उसमें मोनोक्लोरिनेशन करा दिए कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। ओके सर, हम लोग एक एक करके एग्जांपल करते हैं। मान लो पहला हम ले लिए CH4। मोनोक्लोरिनेशन क्या है बच्चों? मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या है सर? मतलब थोड़ा बताइए। मतलब ये है बच्चों कि जब भी मोनोक्लोरिनेशन लिखा रहेगा तो एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक Cl को लगाना है, तो क्या बनेगा? CH3Cl। क्या इसके अलावा और कुछ बन सकता है? नहीं सर, कुछ नहीं बन सकता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ओके सर, तो आपको भी सर एक प्रोडक्ट आया, ठीक है सर। मान लो दूसरा क्वेश्चन हम आपको कुछ इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है, CH3 दे दिए बाबू लोग, CH3 दे दिए और इसका करा दिए मोनोक्लोरिनेशन। हम बोले अब बताओ क्या है, कितने प्रोडक्ट आएंगे? तो आपको सर मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? एक हाइड्रोजन हटाइए और एक Cl लगाइए। ओके सर, लगा देते हैं सर, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, ठीक है सर। सर इधर भी तो एक हाइड्रोजन है सर, अगर आप इधर भी हाइड्रोजन हटा के Cl लगाओगे तो वही बनेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए यहाँ से एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट आएगा।
अरे इधर Cl लगाओ इधर Cl लगाओ, बात बराबर है, दो प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम इधर हटा के लिखते हो तो वही चीज लिखोगे। समझ में आ रहा है? वही चीज लिखोगे, दूसरा चीज नहीं लिखोगे। जैसे मान लो कि हम इधर वाला हटा दिए तो CH2Cl CH3, अरे ये दोनों तो सेम ही चीज है ना रे। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? हाँ, तो एक ही प्रोडक्ट्स बनेगा। ओके सर। तीसरा नंबर मान लो कि हम कुछ इस तरह से ले लिए CH3 CH2 CH3 और इसमें हम करा दिए मोनोक्लोरिनेशन। क्लियर है? बताइए क्या क्या बनेगा। सर एक हाइड्रोजन यहां से हटाइए ना सर। ओके सर, हटा दिए सर। क्या बना? CH3 CH2 CH2 Cl। ओके सर। और कहां से हटाएं सर? सर एक बीच वाले से हटाइए ना सर। ओके सर, हटा दिए सर। CH3 CH Cl CH3। और क्या करें सर? सर एक यहां भी है सर, हटाइए ना सर। अरे यहां से हटाओगे तो ये और ये क्या होगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितने प्रोडक्ट्स आ गए बच्चों? 2 प्रोडक्ट्स। क्लियर है? आप गौर करो, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 2 अलग अलग हाइड्रोजन है। और अगर 2 अलग अलग हाइड्रोजन है तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा क्योंकि बहुत जगह गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो तरीका बता रहे हैं उसी से बनाइएगा। क्लियर है? ओके सर। 4th नंबर, मान लो सर कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया और इसका करा दिया मोनोक्लोरिनेशन। अब बोले प्रोडक्ट बताइए। तो अब एकदम ध्यान से मैं एक एक करके बना रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके सर, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो। लो सर, हमने लिख दिया CH3 CH2 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 Cl। क्लियर हो गया? ओके सर। और क्या करें सर? एक यहां से हटाइए ना सर, सेकेंड वाले से। ओके सर, CH3 CH2 CH Cl और यहां पे CH3। हाँ या ना? सर ये वाला हटाइए ना सर। अरे सर यहां से हटाओ यहां से हटाओ, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां से देखो सिमेट्री है। ये वाला हटाओ ये हटाओ, बात बराबर। ये हटाओ ये हटाओ, बात बराबर। समझ में आ रही बात? अब ध्यान देना। तो यहां हटाओगे यहां बराबर, यहां हटाओगे यहां बराबर, 2 ही प्रोडक्ट आए। अब ध्यान से समझना, इस कंपाउंड को गौर करके देखो और इस कार्बन को गौर करके देखो। ये कायरल है बच्चों, है कि नहीं? इधर Et अलग, CH3 अलग, Cl अलग, H अलग। अगर ये कायरल है बच्चों तो सिंगल कायरल कार्बन जो होता है कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2 फॉर्म में, एक R और दूसरा S, है कि नहीं? तो यहां पे जब कायरल सेंटर जनरेट हो गया तो यहां पे एक नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक R बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? S बनेगा। तो यहां पे टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए बच्चों? 2 और 1, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब देखो बच्चों, मैं इतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहीं से लिखूंगा। यहां से एक हटाएंगे तो एक यहां से आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल। यहां से एक हटाएंगे तो एक H हटाएंगे और Cl लगाएंगे तो ये कायरल सेंटर जनरेट होगा, तो यहां से 2 आ जाएगा। तो 2 और 1 3 डायरेक्ट आंसर। चलो ओके सर। 4th नंबर, 5th नंबर आते हैं। 5th नंबर की अगर बात करें सर तो CH3 CH2 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 CH3। अब हम तुमसे बोले भाई मोनोक्लोरिनेशन करा दिए, बताओ क्या हालत रहेगा? ओके सर, ठीक है, कराते हैं सर। सर यहां पे अगर हम देखें तो आप कहोगे सर एक यहां से बन जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर यहां से H हटा के Cl लगाएंगे तो ये कायरल सेंटर जनरेट होगा, तो यहां पे 2 बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनेगा। ठीक है सर। सर यहां से एक H हटाते हैं तो सर एक यहां से बन जाएगा। बिल्कुल सर, बनेगा। सर यहां से हटाते हैं, सर ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ या ना? तो 2 3 और 1 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? अब समझना ध्यान से। यही सवाल दे देगा, बोलेगा इन 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स का हम करा दिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल आसानी से समझिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे? अब ध्यान से सुनो। एक यहां से आया, यहां से 2 बन रहा है। 2 क्यों बन रहा है? क्योंकि ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ये आपका बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH Cl और यहां पे CH3। ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया। ओके सर। अगर ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो आप जानते हो एक कायरल सेंटर ये बनता है, जब एक कायरल सेंटर रहता है तो उसका एक R बनेगा और इसका एक मिरर इमेज क्या बनेगा? S बनेगा। मतलब 2 बनेंगे और जो 2 बनेंगे वो क्या बनेंगे? एनेंशियोमर बनेंगे। हाँ या ना? तो जो एनेंशियोमर बनते हैं बच्चों, एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है।
तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो जो यहाँ 2 है ना बच्चों, तो 2 को अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो जब तुम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो ये 2 नहीं बाहर आएगा, ए और बी जो मिरर इमेज बना है वो एक साथ बाहर निकलेगा। जैसे सोच रहे यही है, इसका एक मिरर इमेज बनेगा ना, जब इसका एक मिरर इमेज बनेगा तो मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, तो ए को आप और बी को अलग अलग नहीं करोगे। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे ना तो ए बी एक ही साथ बाहर आएगा, मतलब यहाँ से एक फ्रैक्शन बाहर आएगा। एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, कितना हो गया जी? 2 और 1 टोटल 3 फ्रैक्शन बाहर आएंगे सर। ओके सर, क्लियर है सर? समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे और सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, आप टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं सर। मान लो 6 नंबर ले लिए बाबूलू, CH3 CH2 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 और यहां करा दिए मोनोक्लोरिनेशन। हम बोले बताओ भाई कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? डायरेक्ट लिखते हैं सर। एक यहां से क्या ये कैरल सेंटर जनरेट होगा? यस सर। H हटा के Cl लगाएंगे, कैरल सेंटर यहां से 2। क्या ये कैरल सेंटर जनरेट होगा? यस सर। यहां से भी 2। अब देखो ये और ये दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल्स हैं, तो यहां से मत हटा दीजिएगा। तो 2 2 4 और ये कितने? 5। ओके सर। 5 नंबर वंस मोर। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी हम आगे बताएंगे, उसके बाद 5 नंबर को रिपीट कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर। 5 नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5 नंबर को मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी 7वां क्वेश्चन को समझ लीजिए, सब आंसर आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। मान लो तुमको हम ऐसे लिखे CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका करा दिए मोनोक्लोरिनेशन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और इन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितना भी आएगा, क्या आएगा उसका अगर हम लोग करा दिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना, तो कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे? चलो इस सवाल को एकदम अच्छे से आसानी से करते हैं, सब समझ में आएगा। चलिए सर, ओके सर, स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं सर। एक H हटा के एक Cl लगाओ, सारा स्ट्रक्चर बनाओ। ओके सर। CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। क्या कायरल सेंटर वगैरह कहीं है? सर कहीं नहीं है, तो एक ही बनेगा। ओके सर। दूसरा क्या करें सर? सर यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए। ओके सर, लिख देते हैं CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। क्या ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है? यस सर, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। और एक कायरल सेंटर है, देखो जो जो स्टेटमेंट बोलते हैं उसको याद रखो। एक कायरल सेंटर अगर रहा तो हर हाल में वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका एक मिरर इमेज भी होगा, और दोनों आपस में मिरर इमेज क्या होंगे? एनेंशियोमर होंगे। एक कायरल सेंटर। सर एक कायरल सेंटर है, एक अगर इसका R हुआ तो एक इसका मिरर इमेज S बनेगा, और R और S आपस में क्या है? एनेंशियोमर है, मतलब यहां से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ओके सर, अगला करते हैं। सर एक H यहां से हटाइए। ठीक है सर, हटा दिए। CH3 C Cl CH3 CH2 और यहां पे CH3। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर इन दोनों हाइड्रोजन के बारे में बात करें सर, तो सर दोनों आइडेंटिकल है। आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात बराबर है। ओके सर, कहीं से भी हटा देते हैं। चलो नीचे से हटा दिए, ठीक है ना। अगला नीचे से हटाए तो क्या बना बाबू लोग? CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3। क्लियर है? जब यहां वाला हाइड्रोजन हटाया ना बाबू, तो गौर करो ये कायरल हो गया, हाँ या ना? ये अलग, ये अलग, ये अलग, H अलग। अगर एक कायरल है तो इसका कितना बनेगा जी? 2 बनेगा। अब ध्यान से समझना जो बताने जा रहे हैं। मान लो ये R है और ये मिरर इमेज इसका S है, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गए बाबू लोग? एनेंशियोमर हो गए। अब इस एनेंशियोमर को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो जब सेपरेट करेंगे ना तो R अलग से मेरे को नहीं मिलेगा, S अलग से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सेपरेट करेंगे ना, तो ये R और S अलग अलग नहीं, एक ही फॉर्म में बाहर आएगा। तो यहां से जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये जो 2 एनेंशियोमर है वो एक ही पेयर में बाहर आएगा। मतलब कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे? सर ये वाला 1 आएगा, यहां से 2 है मतलब 1 आएगा। समझ में आ रही बात?
2 हो गया, एक यहां से हो गया सर, एक तो यहां से रहेगा ही रहेगा और एक यहां से आ जाएगा। कितने फ्रैक्शन बाहर आ गए बताओ? 1 2 3 और 1 4, 4 फ्रैक्शन बाहर आए। और टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बने बच्चों? 1 2 और 1 3, 4 4 और 2 6। समझ में आया? तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स बने और 6 प्रोडक्ट्स का जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए तो मेरे को 4 फ्रैक्शन बाहर आया। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? ओके, क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर था, 8 नंबर। इसका करा दिए मोनोक्लोनेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर हम लोग इसका करा दिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे? ठीक है, कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे? एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, इसको बताएंगे उसके बाद। चलिए देखते हैं, आप ट्राई करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ध्यान दो। सर ठीक है सर, मोनोक्लोनेशन का मतलब है एक एक हाइड्रोजन हटाइए और लगाइए। सर एक Cl तो यहाँ लगा देंगे, एक प्रोडक्ट। ओके सर, दूसरा क्या बनेगा सर? सर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए सर। ठीक है सर, हटा दिए सर। जब आप एक हाइड्रोजन हटा करके एक Cl लगाइए तो गौर फरमाइए ये कायरल हो गया। अगर ये कायरल हो गया तो इसके कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। ओके सर, अगला क्या होगा सर? सर एक यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा दीजिए ना सर। जब यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा के एक Cl यहाँ लगा दिए। ओके सर, ठीक है। अगला बताइए सर। अगला अगर हम लोग बात करें सर तो और क्या कर सकते हैं सर? सर ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक Cl लगा दिए, हाँ या ना? ओके सर। और क्या कर सकते हैं सर? एक हाइड्रोजन यहाँ हटा के एक ये वाला Cl लगा दे सकते हैं, बिल्कुल लगा दे सकते हैं। लगा दीजिए, यहाँ पे एक Cl लगा दिए। ओके सर। अगला क्या कर सकते हैं सर? एक यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा सकते हैं। ठीक है सर, हटा दीजिए और यहाँ पे एक Cl लगा दिए। इतना पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना। अब टोटल पूछा हुआ है। टोटल का मतलब क्या समझ रहे हो? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों अगर हो रहा है तो। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे एक तो यहां से हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है और यहाँ पे आ जाओ। आप देखो जी, ये वाला भी कायरल एटम है और ये वाला भी कायरल एटम है। दो कायरल सेंटर हैं, साथ में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आप जानते हो कि 2 कायरल सेंटर हो और साथ में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, टोटल कितना प्रोडक्ट बनता है? 2 का पावर n 4, मतलब यहां से 4 बनेगा। अब ये जो 4 बन रहा है ना बच्चों, इस 4 में क्या है? GI भी इंक्लूडेड रहेगा। अब ये नहीं कि आप लोग अलग से GI निकालिएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो 4 बना हुआ है, इस 4 में GI भी क्या है? इंक्लूडेड है। तो जब साइक्लिक सिस्टम रहे ना, तो ध्यान से समझो, जब साइक्लिक सिस्टम रहे, स्टेटमेंट सुनिएगा, जब साइक्लिक सिस्टम रहे तो आप क्या करो? ऑप्टिकल को निकाल दो। अगर आप ऑप्टिकल को निकाल दोगे तो ज्योमेट्रिकल उसमें इंक्लूडेड रहता है, अलग से ज्योमेट्रिकल निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर इस कंपाउंड को देखिए सर, यहाँ पे भी 2 कायरल सेंटर हैं और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी कितना बन गया? 4 बन गया। ओके सर। सर इसके बारे में क्या ख्याल है? यहां से देखो रे, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा ETCl का। ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। समझ में आ रहा है?
लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होने से क्या होगा, ठीक है ये ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे HET अलग अलग, HCl अलग अलग, GI तो शो कर रहा है। अगर ये GI शो कर रहा है तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक सिस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस। क्लियर है? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, लेकिन GI तो शो कर रहा है। अगर GI शो कर रहा है तो दो फॉर्म बनेंगे, एक सिस होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रांस होगा। कितने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने बच्चों, 1 2 3 और 1 4, 4 8, 4 12 और 2 14 टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब इनका सर लास्ट वाला नहीं समझे, ओके कोई बात नहीं है, लास्ट वाला ध्यान दो रे बाबू। लास्ट वाला को अगर हम आपको ऐसे लिख दे ET और यहाँ पे Cl, हम बोले ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आप कहोगे सर यहाँ से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं रहा है। अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है तो RS का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब फिर हम लोग देखेंगे कि सर GI शो कर रहा है क्या, टोटल का मतलब क्या होता है, स्टीरियो टोटल का मतलब OI प्लस GI, OI नहीं शो कर रहा है, GI शो कर रहा है, यस सर। एक HET अलग अलग, HCl अलग अलग, इन दो पॉइंट के अबाउट इधर भी ग्रुपिंग, इधर भी ग्रुपिंग, और ये रिजिड पार्ट। आपको कहे सर ये GI शो कर रहा है, और अगर GI शो कर रहा है तो एक सिस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये दो फॉर्म, समझ में आया बात, क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि इस तरह से लिख दिए तो समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये है क्या, ET ही तो है, CH2CH3 इथाइल ही तो है, क्लियर है? चलो सर अब बताइए कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे, ध्यान दो। ये तो 2 एनेंशियोमर बना है, तो 2 एनेंशियोमर बनेगा तो एक फ्रैक्शन बाहर आएगा, मतलब 1 2 3। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4 बना है, 4 बनने का मतलब क्या हो गया, 2 पेयर का एनेंशियोमर, 2 पेयर का एनेंशियोमर, ये 2 4। अब जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, एक पेयर इधर से बाहर निकलेगा और एक पेयर इधर से बाहर निकलेगा, मतलब कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेंगे। यहां से भी कितने मिलेंगे, 2 बाहर। यहां से कितना बाहर निकलेगा बताओ तो, 2 निकलेगा या 1 निकलेगा? आप कहोगे सर ये सिस और ट्रांस है, ये कैसा है, सिस और ट्रांस है। अगर ये सिस और ट्रांस है तो आप जानते हो कि सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे ना तो एक ही बार नहीं निकलेगा, एक सिस अलग निकलेगा, ट्रांस अलग निकलेगा, मतलब यहां से कितना फ्रैक्शन बाहर आएगा, 2 फ्रैक्शन, मतलब 2 2 4 2 6 7 8 और 1 9। आप कहोगे सर 9 फ्रैक्शन यहां से बाहर आएंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको? ओके सर, नेक्स्ट मान लो कि अगला क्वेश्चन कितना नंबर था जी, 8 नंबर था ना, 9 नंबर। मान लो कि अगला क्वेश्चन तुमको हम कुछ इस तरह से दे दें, ये कंपाउंड, इसका करा दिए डाइक्लोरिनेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसका करा दिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ओके सर, शुरुआत करते हैं। डाइक्लोरिनेशन का मतलब क्या समझे बाबू लोग, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाना है। वहां पे मोनोक्लोरेशन का मतलब 1 हाइड्रोजन हटा के 1 Cl लगाना है, डाइक्लोरिनेशन का मतलब 2 हाइड्रोजन लगा के 2 Cl लगाना है। तो चलो हम लोग लगाते हैं। अगर इसको हम यहां से लगावे बाबू लोग, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, तो आप कहोगे सर 2 Cl ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, आप ऐसा करो ना, इसको एडजेसेंट में लगा दो सर, 1 Cl यहां लगा दो, 1 Cl यहां लगा दो, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगला क्या करो सर, सर अगला क्या करो ना कि अगला जो है तीसरे पोजीशन पे ले आओ, ठीक है सर, 1 Cl यहां ले आए, 1 Cl यहां ले आए। और कुछ बन सकता है क्या सर, यहां पे ले आए 1 Cl, अरे 1 3 बराबर ही हो जाएगा,
यही 3 बनेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर, समझ में आ रही बात? एक कायरल सेंटर और यहाँ पे दूसरा कायरल सेंटर, ठीक है ना। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 कायरल सेंटर और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले तो टोटल कितने फॉर्म्स बनते हैं बाबू लोग? 3 फॉर्म्स। इसीलिए बोले थे रट के रखना। यहाँ पे भी देखो 2 कायरल सेंटर और साथ में यहाँ पे क्या मिल जाएगा जी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही बात? क्या मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ये भी क्या बन जाएगा? 3 फॉर्म। टोटल कितने बन गए? 3 3 6 और 1 7। अब बताओ इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा? तो जो 3 बनता था उसमें क्या होता था जी? 2 ऑप्टिकली एक्टिव थे और एक क्या था? मीजो था। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव में एक फॉर्म निकलेगा और एक मीजो निकलेगा। मतलब यहां से कितना निकला? 2 निकला। यहां से कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 2 2 4 और एक यहाँ पे कितना? 5। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब आराम से आप बना सकते हैं। 3 कार्बन दिया हुआ है बाबू लोग और इसका करा दिया है डाइक्लोरिनेशन। एनसीईआरटी में देखना, बताओ कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? ओके सर, डाइक्लोरिनेशन का मतलब 2 2। चलो बनाते हैं सर। CH3 CH2 CH, सर 2 2 Cl यहां लगा दिए सर। ओके सर, एक ये बन गया। और क्या करें सर? सर ऐसा करते हैं ना सर, अगला जो है 2 Cl बीच वाले हाइड्रोजन को लगा, हटा के लगा देते हैं। ओके सर, एक Cl यहां लगा दिए, एक Cl यहां लगा दिए, एक CH3। और क्या करते हैं सर? ऐसा करते हैं सर, दोनों अगल बगल लगा देते हैं सर। ओके सर, CH3 CH Cl और यहाँ पे CH2 Cl। ओके सर, और क्या कर सकते हैं सर? सर पहला और तीसरा में लगा दीजिए सर। ओके सर, CH2 Cl CH2 और यहाँ पे CH2 Cl। और कुछ बन सकता है क्या? देख के बताओ। और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें चेक करिए, कहीं पे कोई क्या कायरल वायरल जनरेट हो रहा है? सर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे गौर फरमाइए, ये कायरल जनरेट हो रहा है। अगर ये कायरल जनरेट हो रहा है तो कितना फॉर्म होगा? 2 फॉर्म। और कहीं हो रहा है? नहीं सर, कहीं नहीं हो रहा है। टोटल कितने हो गए? 2 3 4 और 1 5। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 कब है जी? जब आप स्टीरियो को इंक्लूड किए हुए हैं। अगर पूछेगा स्ट्रक्चरल कितने बन रहे हैं तो कितना होगा? 1 2 3 और 1 4, 4 स्ट्रक्चरल। और अगर इसका हम कर दें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो कितने फ्रैक्शन बाहर आएंगे? आप कहोगे सर यहां से तो 2 है तो 1 ही निकलेगा। 1 2 3 और 1 4, 4 फ्रैक्शन बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? ये बातें होंगी। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना। आप बनाते रहना, जहां कहीं पे भी डाउट आएगा आप पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि अगर सवाल कराते रहे तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, सिलेबस भी बहुत है, ठीक है ना। हाँ, इसमें आप जाइएगा आगे बनाइएगा तो ऑप्टिकली प्योर सेंटर वगैरह का भी क्वेश्चन आएगा, आप बनाइएगा तो आप पूछ लीजिएगा उस वक्त, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ये बातें थी। तो बच्चों ये जो था आपका पूरा आइसोमेरिज्म जो है हमारा क्या हो गया? फिनिश हुआ, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म मेरा पूरा फिनिश हुआ। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब अभी से हम आपको ये बता देते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, बैकबोन होता है पूरा ऑर्गेनिक का। पूरा ऑर्गेनिक में वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ से देखो, स्टीरियो अच्छे से पढ़ना, हमको जब जब टाइम मिलेगा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे बीच बीच में पीछे का, ठीक है ना। हाँ, तो देखो सवाल अनंत है यार, सवाल बहुत है, लेकिन क्या है क्वेश्चन कराते रहे तो सिलेबस भी तो देखना है ना। हाँ, और इतना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है आप लोग को, छोटा छोटा चीज़ पूछता है। अब क्या है बच्चों, इसमें आपको करना क्या है वो समझो। जीओसी को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको जितना बताएंगे, जितना क्वेश्चंस कराएंगे, कॉपी का क्वेश्चन पूरा करके जाना, एक सवाल इधर से उधर नहीं भागने वाला, ये गारंटी है। बहुत सारा कॉपी में क्वेश्चन रहेगा, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ना है। तो जीओसी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जीओसी को एकदम एक क्लास भी मिस नहीं करिएगा, और एकदम हर एक दिन अगला मेरा जब भी क्लास रहे रिवाइज करके आइएगा, फिर देखिएगा एकदम धड़ाधड़ समझ में आएगा, ठीक है ना। जब हम मेरा क्लास लगे उसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के, उसको रट के, बढ़िया से समझ के फिर क्लास में आप बैठिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ओके।
अब हम लोग यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है, अच्छा हाँ एक बात और है बच्चों, इसमें एक आता है कन्वर्जन, ठीक है ना, न्यूमैन को फिशर में बदलने का, वेज डैश को फिशर में, साहॉर्स को फिशर में, ठीक है। तो ये सब कभी सवाल जो है नीट में पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। आप बनाइएगा, अगर वैसा कभी लगे कि हाँ सर सवाल मिल रहा है ज़्यादा और नहीं बन रहा है, तो फिर हम क्लासरूम में उसको हम डिस्कस कर देंगे कि एक फिशर से दूसरे फिशर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो साहॉर्स दे दिया, बोला फिशर में क्या इसका होगा। हालांकि उस टाइप के सवाल जो होते हैं जनरली एडवांस में पूछे जाते हैं, आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगर वैसा कुछ होगा तो आप लोग बताना, क्लास में ही कभी बता देंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन, चलिए स्टार्ट करते हैं। GOC, ठीक है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाबू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पढ़ेंगे पार्ट 1, और फिर हम लोग GOC पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आपको बताएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 2 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है ना बच्चों, कि अब यहाँ से समझना पड़ेगा एकदम क्लियर कट और अच्छे से, ठीक है, कि GOC क्या है, कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो बच्चों, GOC में पहले तो हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो क्या है, ध्यान से समझना। चार्ज डिस्पर्शन एंड स्टेबिलिटी। पहले ये पढ़ लेंगे बाबू लोग, इसको पढ़ के समझ लेंगे, समझने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। चलो, तो GOC में हम लोग पहला स्टार्ट यहां से करेंगे, चार्ज डिस्पर्शन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके सर, पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, आप जानते ही होंगे, EN, ठीक है ना। ओके सर, आइए देखते हैं। अब देखो इसमें लिखाएंगे उखाएंगे नहीं, तुम लोग तो जानते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में, बस यहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनिक में रिलेटेड चीज आएगा उसको हम लोग देखेंगे। मान लो बच्चों कि A बॉन्डेड टू B है, ठीक है, A बॉन्डेड टू B है, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो B का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, B। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना बच्चों, वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना बाबू लोग, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर खींच रहा है बच्चों, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल आ जाएगा। और जब इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया तो इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जब कमी हो जाएगी तो उसके लिए प्लस आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डेल नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो उस पे क्या आ गया, डेल पॉजिटिव आ गया। क्लियर है, ओके सर, ठीक है। मान लो कि ठीक है, अगर हम दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, हाँ या ना। ओके सर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, A की। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यहाँ कौन खींच रहा था, B खींच रहा था, यहाँ कौन खींचेगा, A। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो डेल नेगेटिव होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये खींच लिया, तो इस पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, ओके सर। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हाँ या ना, पढ़े हो ना ये सब तुम लोग, टारगेट के भी बच्चे हो, तुम लोग जानते हो ये सब, ओके सर। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, ओके सर। मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे sp ले लिए, दूसरा sp2 ले लिए, तीसरा sp3 ले लिए।
ओके सर। और यहां पे हम ले लिए बाबू लोग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, ध्यान देना। इस एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस कितना है बच्चों? 1, तो 1 लिख दिए। टोटल कितने हैं एस और पी मिला के? 1 और 1 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट बाबू लोग? 50%। ओके सर। सर नीचे वाला एस कितना है बच्चों? 1 है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितने आ गए? 3 इंटू 100 बराबर कितना? 33.33%। ओके सर। अगला बताओ सर, sp3 है, s 1 है और टोटल कितने हो गए? 3 और 1 s 4, 1 इंटू 4 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट बाबू लोग? 25%। आप मेरे को बताओ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? सर sp वाले का आ रहा है। तो अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसका है बाबू लोग? sp, फिर sp2 और फिर sp3। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका हो गया? sp, फिर sp2, फिर sp3। क्लियर? ओके सर, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और मार्क करना, ध्यान देना। अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा बताओ तो? आप कहोगे सर 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल, ओके सर। अगर sp2 है बच्चों तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा, ठीक है सर। और अगर sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ या ना? ओके सर, ठीक है। आप देखो जी, जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हाँ या ना? बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक इसी प्रकार से नीचे से जब ऊपर जाए तो जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा वहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? वहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके सर, ठीक है, देखते हैं आगे। मान लो कि एक एग्जांपल लिखे हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे लिख दिए CH3। बोले बताइए इसमें क्या घटना घट रही है? आप कहोगे सर ये तो sp2 हो गया और ये क्या हो गया? sp हो गया। sp2 और sp में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर sp। अगर ये इसको खींचेगा अपनी ओर, जब ये खींचेगा तो इस पे -10 और इस पे क्या आ जाएगा? +10 आ जाएगा। तो जहां जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा आपको वहां पे पोलैरिटी क्या होगा? जनरेट होगा। ओके सर, ठीक है, समझ में आया बात। और पिछला वाला बात हमने क्या कहा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, क्या एस्पेक्ट है इसका बताइए? ओके सर, ध्यान दीजिए। मान लो कि हम साइक्लोप्रोपेन ले लिए, ठीक है। इस साइक्लोप्रोपेन में आप जानते हो कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। क्लियर है सर? आप जानते हो अभी यहां का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ओके सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसको होना कितना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट पे होना चाहिए। तो जिसको होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट में, उसको आपने कहां रख दिया है? 60 डिग्री में। बोलेगा यार इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा बात? इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप कहोगे सर इसको एक्चुअल में होना चाहिए था यहां से कुछ इस तरह से 109 डिग्री पे, इसको होना चाहिए था ऐसे, आपने मोड़ के रख दिया 60 पे, है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि ये जो अंदर वाला साइकिल है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। रीजन क्या है वो समझिए। हमको लेना देना है इसके बाहर वाले एंगल से। क्यों सर? क्योंकि मान लो कि एक H+ हटाए तो H+ हटाएंगे तो ये बाहर वाला ही एंगल से हटाएंगे। या कुछ भी चीज फ्री रेडिकल बना रहे हैं, कार्बोकेटायन बना रहे हैं तो ये तो बाहर वाला ही एंगल। या फिर ये रिंग किसी दूसरे रिंग से जुड़ेगा तो बाहर वाला ही एंगल से जुड़ेगा कि नहीं? तो हमको जो एंगल से मतलब है वो किससे मतलब है बाबू लोग? बाहर वाले एंगल से। ये इंडोसाइक्लिक एंगल से कोई मेरे को लेना देना नहीं है। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अभी मान लो कि ये कुछ इस तरह से है,
अभी ये सपोज करो कि ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको होना चाहिए था ऐसा, इसको आपने और दबा के रख दिया। जब आप इसको दबा दोगे तो ये वाला बाहर एंगल और क्या होगा, फैल जाएगा। मतलब ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 190 डिग्री 28 मिनट, 109 से ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है सर। मान लो कि दूसरा हम ले रहे हैं क्या, साइक्लोब्यूटेन, अगला क्या ले रहे हैं, साइक्लोपेंटेन, और अगला क्या ले रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। आप जानते हो कि ये 60 डिग्री है, ये कितना है जी, 90 डिग्री है कि नहीं। अब ध्यान दो, आप जान रहे हो कि सर यहाँ पे इंटरनल एंगल क्या है, कम है, तो इंटरनल एंगल कम है तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे इंटरनल एंगल बढ़ेगा एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, घट जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल एंगल घटेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा, तो परसेंटेज ऑफ स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो 3 मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मेंबर से ज्यादा होगी, 4 का 5 से और 5 का 6 से। अब इसको याद रख लेना है, ठीक है, कि 3 मेंबर रिंग जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, 4 मेंबर से, 4 मेंबर ज्यादा होता है 5 से, एंड 5 ज्यादा होता है किससे, 6 से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर यहाँ पे एंगल, एक्सटर्नल एंगल बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज ऑफ स्पेक्ट्रम भी बढ़ेगा, और अगर स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर है। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते। अब जैसे तुमको मान लो कि हम कुछ इस तरह से लिख दिए, ठीक है, और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कंपाउंड जो है पोलर है या नॉन पोलर है। ये लिख दिए, तो आप जानते हो ये 4 है, ये 3 है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर 3 मेंबर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, तो इस पे माइनस डेल आ जाएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस डेल आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पे हम ले रहे हैं एक sp, दूसरा ले रहे हैं sp2, और तीसरा ले रहे हैं यहां पे sp3। ठीक है, ओके सर। अगर हम sp ले रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो 3.25 होता है। sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.75। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसका है जी, कार्बन का। कार्बन अगर sp है तो 3.25, sp2 है 2.75, और अगर sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो 2.50 होता है। अब मान लो कि एक sp कार्बन है, ठीक है, और एक सिंपली sp3 नाइट्रोजन है। तो sp3 नाइट्रोजन का मतलब सिंपल जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है, और एक sp कार्बन है उसकी कितनी है, 3.25। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, किससे, नाइट्रोजन वाले से। बात समझ में आ रही है। तो ये डाटा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस आगे कुछ करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग को याद होना चाहिए कि किसका किसका कितना कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कम से कम सेकेंड पीरियड एलिमेंट का तो याद होना ही चाहिए। समझ में आ रही बात, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, जिस सिचुएशन में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट तो फटाफट बोलो। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ा जाए।
ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग एक चीज देखेंगे क्या, कि when we move from left to right in a period, electronegativity dominates over size। क्लियर है? जब अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है किस पे? साइज पे। ओके सर। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, when we move from top to bottom, size dominates over electronegativity। बेटा ये दो स्टेटमेंट तो याद रखना, ठीक है ना, बहुत सारा सवाल बनेगा इससे, ठीक है? ओके सर, ठीक है। आपने कहा कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे तो कौन डोमिनेट करेगा जी? साइज डोमिनेट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगा। और जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तब कौन डोमिनेट करेगा? साइज डोमिनेट करेगा। ठीक है सर, ओके। अब स्टेटमेंट नंबर अगला, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहने का मतलब है सर? कहने का क्या मतलब है, थोड़ा हम पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में और आपको हम समझाते हैं। आप इसको गौर करो, सपोज करो कि ए नहीं होता, ए नहीं होता, ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि सर ये जो बी है ना वो नेगेटिव चार्ज को क्या हुआ? पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी है। अब तुम एक बात बताओ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वही बात हम आपको यहां पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल होता है किसमें? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ओके सर, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा शब्द हम क्या लिख सकते हैं? इसके अपोजिट में क्या लिख सकते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी लिख सकते हैं। ओके सर, आप ये स्टेटमेंट दूसरा लिख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए, स्टेटमेंट है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन, कहां पे जी? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके सर, समझ में तो आ गया। एप्लीकेशन करते हैं सर। ओके, मान लो कि भाई मैंने आपको लिखा एग्जाम्पल के तौर पे CH3 पे माइनस, NH2 पे माइनस, OH माइनस, F माइनस। हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता। क्या बता? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखो जी, जो सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो किसके हैं? पीरियड के हैं या ग्रुप के हैं? तो आप कहोगे सर पीरियड के हैं, है कि नहीं? और हम जानते हैं कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या डोमिनेट करता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है। ओके सर,
तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे। और हम जानते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर हम जानते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ओके सर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब हो गया स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और यहाँ पे आ गया आपका CH3। क्लियर है सर? ओके। अगला एग्जांपल मान लो हम तुमको इस तरह से ले रहे हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। हम तुमसे पूछे बता क्या है, तो आप कहोगे सर ये ग्रुप का मेंबर है कि नहीं? ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं बाबू लोग? साइज देखते हैं। एकदम ये सब पॉइंट याद ही रखना है। पीरियड वाला दिखे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में सोचेंगे, साइज दिखे मतलब ग्रुप का दिखे तो हम लोग साइज के बारे में सोचेंगे। ओके सर, हम जानते हैं कि इन सभी में से सबसे बड़ा साइज किसका है बच्चों? आयोडीन माइनस का। अब ध्यान दो, आप जानते हो कि अगर कोई एटम का साइज बहुत बड़ा हो और अगर हम उस पर कोई भी एक चार्ज दे दें तो वो चार्ज क्या होता है ना, बड़े साइज में पूरा डिस्पर्स्ड हो जाता है, फैल जाता है। और जब पूरा चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत कम होता है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। ऐसे सोचिए, छोटा चीज अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिए तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या करेगा? रिपेल करेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन बड़ा साइज है, वहां पे नेगेटिव दिए हैं तो बड़ा साइज चारों तरफ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है? कि बड़े साइज पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज जो है बड़े साइज पे क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इन सबों में सबसे बड़ा साइज क्या होगा बच्चों? I माइनस। तो अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होगा? I माइनस, उसके बाद Br माइनस, Cl माइनस, उसके बाद F माइनस। ये है मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ में आ रही बात? तो जब हम अपन पीरियड में चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा बात? किसके बारे में सोचेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। और हम जानते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। यही 4 स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बाकी बात आगे काम ऑटोमेटिक होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम साइज पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कौन बड़ा साइज है। जो बड़ा साइज करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? ओके सर, ठीक है। अगला एग्जांपल अगर हम तुमको ऐसे ले लें, भाई बताओ RO माइनस और RS माइनस विच वन इज मोर स्टेबल? तो सर ऑक्सीजन है और सल्फर है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है जी? ग्रुप का मेंबर है। बड़े साइज पे नेगेटिव क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। सर RS माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? RO माइनस। क्लियर है? ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है। जब इसको हम लोग देख लिए, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अब भाई क्वेश्चन कुछ करते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ठीक है सर, करते हैं कंपेयर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, बट इंक्रीज इन साइज विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। सर काहे करे?
कोई भी एटम पे तुम चार्ज दो ना, ठीक है, वो चार्ज ही अनस्टेबल होता है। देखो यार, कोई भी सिस्टम जो है ना न्यूट्रल में रहना चाहता है, तुम या तो पॉजिटिव दे रहे हो सिस्टम पे या तो नेगेटिव दे रहे हो, इसका मतलब हो गया कि वो अनस्टेबिलिटी की ओर जाना चाह रहा है। बिल्कुल कोई भी, हम भी चाहते हैं लाइफ में कि हम बहुत न्यूट्रल रहें, ना ज्यादा हाई फाई जाए ना, क्योंकि हाई फाई भी जाओगे तो वहां पे भी दिक्कत है, लो भी रहोगे तो भी दिक्कत है। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल कोई भी एटम जो होता है ना अपना न्यूट्रलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है ना। अगर आपने इलेक्ट्रॉन घटा दिया है एटम में तो वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम स्टेबल सिस्टम में जाए, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया है तो वो चाहेगा कि हम घटा करके स्टेबल सिस्टम में आए। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या दिया है एटम पे चार्ज, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए 5th नंबर, CH3 CH2 पे प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस, HC ट्रिपल बॉन्ड C पे प्लस। 6ठा नंबर, सातवां नंबर, चलो इतना बनाइए। 9 नंबर हम खुद से डिस्कस करें, बहुत आसान है कि नहीं। चलिए देखो जी, ये क्या है आपको भी सर, हम लोग देख रहे हैं पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। आप जानते हो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन चार्ज स्टेबल होता है जी? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। आया हुआ है सबका? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सर, सर देखो सर, ये तो आपका ग्रुप का मेंबर है और आप जानते हो कि बड़े साइज पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होगा। सर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके सर, यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये पीरियड का है और हम जानते हैं कि पीरियड में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? सर F माइनस OH माइनस NH3 माइनस देन दिस। ओके सर, नेक्स्ट सर ये ग्रुप का है। ग्रुप में क्या देखेंगे? साइज। बड़े साइज पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बड़ा साइज का है, इस पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। आपको सर ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट सर, अब इसको समझना अच्छे से। आप कहोगे सर यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड आने का मतलब है कि एस कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। डबल बॉन्ड आने का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड से एस कैरेक्टर क्या रहेगा? कम रहेगा। और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर और कम रहेगा। मतलब इन तीनों में मेरे को ये बताओ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? सर ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हम जानते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सबसे ज्यादा, उसके बाद यहाँ कम है, उसके बाद यहाँ कम है। ठीक है, चलिए सर ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज समझते हैं। अगर हम 6 नंबर, सर 7 नंबर में अरे लड़की रे मारेंगे ना रे, धर के कूट देंगे, समझी? हैं? इमोजी बनाया है, सवाल नहीं दिख रहा है तुमको? इमोजी लग रहा है। ध्यान दो यहाँ पे। 5th नंबर समझ में आया? अब 6 नंबर के बारे में ध्यान दो यार। आपको कहे सर यहाँ पे अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये क्या होगा बताओ? sp। इसका क्या होगा बताओ? sp2। और इसका क्या होगा ये बताओ? सर यहाँ पे तो हो जाएगा sp3।
ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना? हाँ ठीक है सर। आप जानते हो सर ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। sp3, sp2 और sp में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ठीक है, आपको कहोगे सर sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये ऑर्डर आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग 5 नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा रे? sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? तो आपको लगेगा सर वो स्टेरिक फैक्टर से आप लोग निकालते हो ना, 1 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इस तरह से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा sp, लेकिन यहाँ पे sp नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp। अब आप एक बात बताओ, sp और sp2 में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव क्या होगा? अनस्टेबल, मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। ओके सर, अब यहाँ पे भी sp2 और यहाँ पे sp2, ठीक है ना? आप जान रहे हो कि अगर सर यहाँ पे sp2 है तो इसका एक p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है उसी p ऑर्बिटल में ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट है जी? प्योर p ऑर्बिटल में। सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला जो p ऑर्बिटल है ना बच्चों, वो कहाँ इन्वॉल्व हो गया है? पाई बॉन्ड बनाने में, मतलब ये वाला जो पॉजिटिव है वो कहाँ प्रेजेंट है? sp2 में प्रेजेंट है। तो अब तुम गौर करो जी, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो sp2 में है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो sp में है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे है? प्योर p ऑर्बिटल में, मतलब यहाँ पे s फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर s फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ है जी? प्योर p ऑर्बिटल में। जब ये प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगेगी, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट। आप जानते हो इसके बारे में बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ये वाला छोटा रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर छोटा रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। आपको सर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बता सर, इसमें तो जान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। सर ये ऑर्डर चला जाएगा। चलिए आज की कथा को यही विराम देते हैं, अगली क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।